हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 18th ऑफ फेब डेली करंट अफेयर्स। और फर्स्ट टॉपिक हमारा आज इक्वेटोरियल गिनिया ने कंफर्म किया है पहला अपना मार्बर्ग वायरस डिजीज आउटब्रेक। अब आप यहां पर लेकर के जो है एग्जाम एस्पिरेंट्स वो रेडी हो जाओ, क्योंकि वायरस का लिस्ट जो है वो एंड नहीं होने वाला है। WHO का कटआउट आप देख रहे होंगे। तो मार्बर्ग वायरस क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन नेशन जो है इक्वेटोरियल गिनिया, उन्होंने कंफर्म करा है अपना पहला आउटब्रेक हाईली इन्फेक्शियस मार्बर्ग वायरस डिजीज का। और मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है वो हाईली वायरुलेंट डिजीज है, ठीक है। तो वायरल से मतलब वायरस से फैलने वाला है और काफी तेजी से फैलने वाला है। कॉज करता है क्या? हेमोरेजिक फीवर, मतलब सर में बुखार जैसा लगेगा विद अ फेटालिटी रेशियो ऑफ अप टू 88%। मतलब ऑलमोस्ट अगर हो गया है तो 88% चांस है कि उस इंसान की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा ये सेम फैमिली के बिलोंग करता है जो कि इबोला वायरस डिजीज को भी फैलाते हैं। मतलब इबोला वायरस फैलाने वाले भी और मार्बर्ग वायरस फैलाने वाले दोनों एक ही खानदान के हैं। तो चलो ये हमने देख लिया। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो इलनेस होता है मार्बर्ग वायरस में। इसके अलावा हाई फीवर, हेडेक वगैरह और काफ़ी मलेरिया जैसा स्किन में नज़र आ जाएगा। काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेमोरेजिक सिम्टम्स भी उनको नज़र आ जाता है 7 डेज के अंदर अंदर। इसके अलावा वह फैलता कैसे है? तो इबोला की तरह ही मार्बर्ग वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स मतलब चूहों से, ठीक है। फ्रॉम फ्रूट बैट्स, जैसे आप देख सकते हो फ्रूट बैट्स वगैरह, विच आर कंसीडर्ड नेचुरल होस्ट्स ऑफ द वायरस। तो इसका नेचुरल होस्ट जो है, जैसे केरल में निपाह का फ्रूट बैट था, वैसे इसका भी फ्रूट बैट ही है, इस वजह से प्राइमेट्स लिखा हुआ है। और ये स्प्रेड होता है ह्यूमंस में वाया डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तभी वो ह्यूमंस में होगा। और बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड बैट्स, अगर कोई इन्फेक्टेड बैट्स उसकी बॉडीली फ्लूइड ह्यूमंस में संपर्क में आती है तो वो ह्यूमंस को हो सकता है, या फिर सरफेसेस कंटामिनेटेड विद फ्लूइड्स लाइक बेडशीट्स वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है इस बीमारी के लिए? तो फिलहाल के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिव केयर वगैरह जैसे रिहाइड्रेशन वगैरह, ओरल और इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह, और साथ साथ में थोड़ा बहुत कुछ और मेडिकेशंस के साथ में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। और ये आपके सामने ओवरऑल आप देख सकते हो कि शॉर्ट में एकदम से देखने के लिए आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जूनोटिक है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला है, ठीक है। और साथ साथ में इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अभी तो ये अफ्रीका वाले रीजन में ही लोकेटेड है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये जूनोटिक है, क्योंकि ये फ्रूट बैट से फैलता है, तो हो सकता है कि आपस से ट्रांसमिशन इधर उधर भी देखने को मिल सकता है। तो सेफ्टी बनाए रखिए और उसके हिसाब से चलते रहिए और अपने बॉडी का ख्याल रखते रहिए। नेक्स्ट है हेयर कट। तो हेयर कट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने चाइना से कहा है कि हेयर कट लेने के लिए ऑन इट्स लोन्स, अब वो हेयर कट बाल वाला हेयर कट नहीं, लोन्स के ऊपर टू पुअर कंट्रीज एंड असिस्ट देयर इकोनॉमिक रिकवरी। बेसिकली ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये एग्जैक्टली हेयर कट होता क्या है, फिर हम इस चीज को शायद समझ पाएंगे। पहले हम हेयर कट की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी में हेयर कट होता क्या है? हेयर कट बेसिकली तब होता है जब एक बैंक या क्रेडिटर कंट्री एक हेयर कट देती है, जैसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे सपोज आपने किसी को, अपने दोस्त को 100 रुपए दिया। अब आपके दोस्त की हालत ऐसी है कि वो आपको 100 रुपए वापस नहीं कर सकता है। वो बोलता है भाई तू मेरे से 80 ले ले, मैं इतना ही दे सकता हूँ, 20 तो नहीं दे सकता तेरे को, ऐसी मतलब मेरे पास इससे ज्यादा है नहीं। तो आप सोचोगे यार ये मेरे को 80 दे रहा है, कम से कम वही ले लेते हैं, 20 को बाद में कभी देखेंगे, हटाते हैं अभी 20 को, वरना 20 के चक्कर में वो 80 भी डूब जाने वाला है। तो आप उस 80 को ही ले लेते हो, वो 20 आपका हेयर कट में चला जाता है। तो इसी को इन शॉर्ट हेयर कट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट एक्सेप्ट्स लेस देन व्हाट वाज ड्यू इन अ पर्टिकुलर लोन अकाउंट। और एग्जांपल में यहाँ पे वही दिया गया है, बहुत बड़े अमाउंट के साथ दिया गया है कि जैसे एग्जांपल IMF 10,000 करोड़ एक बोरोवर को देता है, और बोरोवर हमेशा की तरह पाकिस्तान ही ज्यादातर रहता है, वही खाली होता है लेने के लिए, एंड इट अग्रीज टू टेक बैक ओनली 8,000 करोड़। अब वैसे तो पाकिस्तान शायद उतना भी अभी नहीं दे पाए। इट टेक्स अ 20% हेयर कट और लॉस। तो यही वो बात था कहीं ना कहीं कि इंडिया ने कहा है कि IMF से कि एक हेयर कट दे सके, ताकि वो चाइनीज डेट जो है, चाइना बेसिकली क्या करता है कि हर कंट्री को इस तरीके से लोन प्रोवाइड कराता है कि वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं अपना मोनोपोली चलाने लग जाता है, उसका इस्तेमाल करने लग जाता है। तो इस वजह से भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को आगाह करा रही है, पुअर कंट्रीज को स्पेशली, कि भाई तुम जाकर के जो वहाँ लोन दे रहे हो इसको देना बंद करो। और हेयर कट का मतलब IMF को उन्होंने असिस्ट किया कि हेयर कट जैसा ला करके उन कंट्रीज को भी थोड़ा सा सांस लेने दो चाइना से।
ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो यूनियन कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए, और आपके सामने ये यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ठीक है, तो उन्होंने इस बात को मतलब लेकर के आए हैं वो। और इसके साथ साथ में नॉर्दर्न स्टेट्स आपको मैप में नजर आ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली यूटी में आता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, अभी लद्दाख वाला भी पार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से ये नॉर्दर्न स्टेट्स में सारे आते हैं। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, हमने पढ़ा है, याद रखिए 60-40 का रेशियो रहता है। फंड्स दिया जाता है ताकि डेवलप किया जा सके एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, और क्रिएट किया जा सके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि रोजगार वगैरह दिया जा सके अलोंग द नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये स्कीम कब तक के लिए रहेगा, तो 2022-23 से 2025-26 तक, और ये कवर कर रहा है फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को और लद्दाख को, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट्स अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। और फिलहाल भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपने बॉर्डर्स को सेफ रख सके, क्योंकि चाइना काफी अग्रेसिव होता जा रहा है। लगातार हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, डाला है, और आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना का मोनोपोली इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है, और इंडिया उसको काउंटर भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इस वजह से हमने इस स्कीम को भी लॉन्च करा है। तो ये स्कीम हेल्प करेगा इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम माइग्रेशन जो होता है उसको कम कर सके और उनका जो बेटर हो सके सिक्योरिटी वगैरह बॉर्डर एरियाज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं की फीचर्स। तो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है वो लाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ग्राम पंचायत के मदद से, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि पंचायती राज की भी वैल्यू को बढ़ाई जा रही है। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि डीएम जो होगा वो सीधा का सीधा ग्राम पंचायत से जाकर के रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके अलावा सॉरी डेवलपमेंट किया जा रहा है ग्रोथ सेंटर्स का हब एंड स्पोक मॉडल पे, मतलब मान लीजिए ये आपका एक सेंटर हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ इस तरीके से ग्रोथ जो है वो आपको सारा देखने को मिलेगा अलग अलग ब्रांचेस में। ये हब एंड स्पोक मॉडल कहा जाता है, जैसे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, यूथ और विमेन को एम्पावरमेंट देने जैसा, और तमाम सारी चीजों को लेकर के। इसके अलावा फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो 48,000 करोड़ का किया गया है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए, सॉरी इट्स नॉट 48,000, इट्स 4800, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए जो है वो यूज किया जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, वैसे आपको ये डेटा नहीं याद रखना है, लेकिन नॉर्मल आप सिर्फ ध्यान रखना। 100% जो सैचुरेशन होगा वो सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स का होगा, जहां पे कोई ओवरलैप नहीं होगा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। चलिए, ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये डेवलपमेंट नीड्स को मीट करता है, जो भी गाँवों में और इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ। साथ साथ में आउटकम्स वगैरह देखा जाए तो जो आपको हम बताए हैं वही सब पॉइंट्स लिखा हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह, सोलर वगैरह और पानी की सुविधाएं, इन सब की ही बात करी गई है, टूरिस्ट वगैरह को बनाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा अभी मेजरली शिंकुला टनल जो है वो न्यूज में है, तो ये इसी के तहत कवर किया जाएगा। शिंकुला टनल कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिंकुला टनल किसको किसको कनेक्ट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये जोड़ रहा है। साथ साथ आप देखोगे 7 नए बटालियंस को अप्रूव किया गया है आईटीबीपी के फोर्सेस में, और आईटीबीपी जो है वो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएस। तो अभी कहीं ना कहीं लोकसभा के एमपी या फिर विधानसभा के अगर एमएलए हैं और अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है, जैसे अगर उनको पार्टी यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पार्टी बदल लें तो क्या होगा, तो लोकसभा के स्पीकर इनके लिए और विधानसभा के स्पीकर इनके लिए ये आर्टिकल 102 का इस्तेमाल करेंगे। अगर एमपी की बात आती है तो उसके लिए अगर उनको डिस्क्वालीफाई करना होगा तो आर्टिकल 102 के तहत लोकसभा के एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा, और आर्टिकल 191 से विधानसभा के स्पीकर एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये पावर है। और जो डिस्क्रिशनरी पावर स्पीकर का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये डिस्क्रिशनरी पावर स्पीकर का होगा, वो बाध्य नहीं है किसी को लेकर के इस चीज के, और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत या किसी के भी तहत कि उनको इतने समय में फैसला सुना देना है, तो ऐसा कुछ उनके ऊपर मतलब बाइंडिंग नहीं है। और एक्सपेक्टेड है कि वो न्यूट्रल मैनर में काम करे, लेकिन हमने कई बार देखा है कि वो न्यूट्रल मैनर में तो काम नहीं करते हैं। और साथ साथ में क्वाजी जुडिशियल रोल होता है स्पीकर का। खैर हमारे यहाँ के स्पीकर और ब्रिटेन
के स्पीकर में यही अंतर है कि ब्रिटेन में एक बार जो स्पीकर चुना जाता है वो पार्टी के पद से जो है वो इस्तीफा दे देता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि वो स्पीकर है, ताकि वो न्यूट्रल होकर के काम कर सके। हमारे यहाँ स्पीकर चुने जाने के बाद भी वो पार्टी के सदस्य को बने रखते हैं, और साथ साथ में जब आप पार्टी का सदस्यता बनाए रखोगे अपना, तो ये कैसे हम मान सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं मतलब पार्टी को लेकर के अकाउंटेबल नहीं रहोगे। आप तो बिल्कुल सोचोगे नहीं पहले पार्टी को भी देखें, क्योंकि बाद में तो उनके तरफ में भी रहना है। इसके अलावा नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, अभी हमने डिप्टी स्पीकर यहाँ पे पढ़ा हुआ है। डेली करंट अफेयर्स अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो जाकर के देखना, डिप्टी स्पीकर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है और काफी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग प्रीलिम्स में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। वहां हमने इस जजमेंट को भी डिस्कस किया था डिटेल में। अगेन जितने लोगों ने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं वहां से, और उसके बाद में वापस से चैनल पे बाकी वीडियोस को देखते रहिए। तो आर्टिकल 94 में हमने कहा था कि रिमूवल होता है स्पीकर का लोकसभा से। अगर स्पीकर को हटाया जाएगा लोकसभा से तो आर्टिकल 94 के तहत, और आर्टिकल 179 अगर विधानसभा से हटाना है तो, ठीक है। और इसके अलावा ये सारा कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है जो कि आपको एंटायर जो याद रखना है वो मोटा मोटा यही आर्टिकल से याद रखना है जो डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का, पैसिव यूथेनेशिया या लिविंग विल। अगर अपनी इच्छा के अनुसार कोई मरना चाहे, जैसे राइट टू लाइफ सबको पता है आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन राइट टू डेथ भी है, और ये जो है वो यूथेनेशिया है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी कोई दवाई भी नहीं है, उसको बचाया भी नहीं जा सकता, वो मरना ही चाहता है, तो फिर उसके तहत आर्टिकल 21 हमने कहा राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू डाई नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था 2018 का, जहां पे बेसिकली आर्टिकल 21 में कहा गया कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ में राइट टू डाई को भी ऐड कर दिया जाए, और वहां से पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। एक्टिव यूथेनेशिया हमारे देश में अलाउड नहीं है। तो ये जानने से पहले आपको हम बता देते हैं कि यूथेनेशिया, जैसा कि हमने बताया कि अपने इच्छा से अपने जीवन को खत्म कर देना, वो होता है यूथेनेशिया। इस वजह से क्योंकि वो इंसान लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और उसकी कोई दवा नहीं है, वो बहुत ज्यादा कष्ट अपने जीवन में देख रहा है। यूथेनेशिया दो तरीके से होता है, एक्टिव और पैसिव। तो जो एक्टिव होता है उसमें किसी सब्सटेंस को दिया जाता है पर्सन को मारने के लिए, जैसे कोई दवाई देकर के व्यक्ति को मारा जाएगा, ठीक है। और पैसिव में क्या है कि अगर कोई इंसान लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे बेस्ड है, जैसे मान लीजिए कि कोई वेंटिलेटर पे है, ठीक है, या किसी की वो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है लेकिन वो मेडिसिन उसकी गायब कर दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि पैसिव यूथेनेशिया में काउंट करा जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव में आप मार रहे हो, पैसिव में आप मार नहीं रहे हो, आप सिर्फ उस सिस्टम को हटा रहे हो, ठीक है। और इस वजह से इंडिया में सिर्फ पैसिव अलाउड है, एक्टिव अलाउड नहीं है। और पैसिव यूथेनेशिया के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा लिविंग विल का। और लिविंग विल क्या होगा कि मान लीजिए अगर किसी इंसान को व्हेन अ पर्सन वांट्स टू डाई, तो उसको अपना टर्मिनल डिजीज बताना होगा, और इसके बाद वो कहेगा कि हम अपने इच्छा से मरना चाहते हैं, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मतलब केस में गाइडलाइंस भी दिया था किस तरीके से होना चाहिए। तो ओवरऑल ये था इंपॉर्टेंट पैसिव यूथेनेशिया से, ये था इंपॉर्टेंट 18 फेब के डेली करंट अफेयर्स से। एंड आई होप कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से रेलेवेंट लगा होगा। बाकी वीडियोस को भी आप सिंसियरली देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।